नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस बोर्ड कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग चला रहे थे बोर्ड एग्जाम के लिए फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट का एक क्वेश्चनों का सेट, जिसमें आपको 3 अंक और 5 अंक के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कराया जाएगा। इस सीरीज में हम 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, एक कूलाम के नियम पर और एक बैदुच्छेद की तीव्रता, और उससे हमारा एकल बिंदु पर क्या एकल बिंदु आवेश कारण क्या हमारा सूत्र आता है उस चीज़ के बारे में। उसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में बैदुच्छेद की तीव्रता कितनी होती है, या अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु स्थित होता है तो उस पर हमारी तीव्रता क्या होती है। इसके साथ साथ इनमें जितने टर्मोलॉजी यूज करेंगे उन सब के बारे में हम देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, अक्षीय स्थिति क्या होती है, बैदुच्छेद की तीव्रता तो ऑलरेडी हम पिछले पढ़ा चुके हैं। तो अगर अभी वीडियो पीछे वाला आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में हमारे चैनल के जाके आप देख सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। वीडियो नंबर हमारा 3 है और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यूपी बोर्ड वाले अगर आप होंगे तो अगर इस साल का पेपर खोल के देखिएगा, 2 सेट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था और ये बार बार पूछा जाता है। एक अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलने के लिए और एक निरक्षीय स्थिति में वैद्युत की तीव्रता निकलने के लिए, एक्सियल पॉइंट में और एक होता है इक्वेटोरियल पॉइंट में। दोनों में से कोई एक आपसे इंटेंसिटी के लिए पूछा जाता है। ठीक, तो हमने अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, या इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? द्विध्रुव का मतलब आप जानते होंगे कि जिसमें 2 ध्रुव हो। ध्रुव का मतलब प्लस और माइनस का होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव से हमारा आशा है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो आपको पढ़ा गया था आवेश। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब कि हमारे पास जब समान परिमाण के 2 आवेश को, मान लीजिए कि 2 आवेश है जिनका परिमाण का है समान, जब समान परिमाण के 2 आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है या न्यूनतम दूरी पर रखा जाता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब समान परिमाण के 2 विपरीत आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है या न्यूनतम दूरी पर रखा जाता है तो एक निकाय बनता है, और इस निकाय को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। थोड़ा सा फिर से समझिएगा, जब समान परिमाण के विपरीत आवेश को, दोनों का परिमाण का एक समान और उनको एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है जोड़ा। ब्रह्मांड में जितनी चीज़ों की जोड़ा बनती है वो सब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अरे जैसे देखिए वो शादी का जोड़ा, शादी जब होता है तो एगो मेल होता है तो एगो फीमेल होता है। अरे आप चप्पल पहने होंगे पैरों में, उस चप्पल को देख लीजिए, चप्पल जो होते हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं लेकिन परिणाम दोनों का सेम होता है। 8 नंबर का चप्पल पहने हैं तो 8 नंबर का चप्पल होगा। तो शादी का जोड़ा देखिए, अरे आप लोग में ट्रेंड चल रहा है BF और GF का, तो BF और GF बनाने के लिए क्या होता है, एक दूसरे के दोनों विपरीत होते हैं, एक BF GF होगा, या दोनों BF BF नहीं होंगे, दोनों GF GF नहीं होंगे, मतलब दोनों लड़के नहीं होंगे, दोनों लड़कियां नहीं होंगी प्रेम प्रसंग के लिए। बाकी दोस्ती के लिए 2 लड़कियां हो सकती हैं, बाकी दोस्ती के लिए 2 लड़के भी हो सकते हैं। तो जोड़ा जब भी बनता है वो अपने जाति में बनता है, समान परिमाण में बनता है, और साथ ही साथ एक दूसरे के विपरीत रहने पर बनता है, और उनके बीच की दूरी क्या होती है, न्यूनतम। इस जोड़े को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो एक बार और नोट कर लीजिएगा वैद्युत द्विध्रुव की कहानी। सब समान परिमाण के विपरीत आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखते हैं तो एक निकाय बनता है, इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव के साथ साथ एक और काम करते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव की जो बीच की अल्प दूरी होती है वो अपने मन से मान लेते हैं कि इनकी बीच की जो अल्प दूरी होती है वो 12 होती है। कितनी होती है, 12। ठीक, कितनी होती है, 12। इस वैद्युत द्विध्रुव में एक चीज़ आता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा, काहे कि हमारे फार्मूला में आएगा क्या चीज़। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है हमारे पास P, और P = होता है Q × 12। क्या होता है वो थोड़ा समझिएगा, क्या कहता है थोड़ा सा समझिएगा। ये कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव में स्थित कोई एक आवेश और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अरे वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया ही, तो बताइए इसका मात्रक क्या होगा। तो बोलेंगे सर जी 1 कूलाम होता है और ये लंबाई है तो ये मीटर होगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। और आप बोलेंगे सर ये बताइए इसकी बीमा क्या होती है, तो बीमा निकाल लीजिए। कूलाम की बीमा होती है AT और लंबाई की बीमा होती है L, लेकिन इनको जब भी हम लिखेंगे तो बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे और साथ ही साथ
आपको पता है कि बीमा लिखने के लिए पहले एम को लिखा जाता है, फिर एल को लिखा जाता है, फिर टी को लिखा जाता है, फिर जो चीज़ें आती हैं ए आ जाए तो ए, चाहे जो चीज़ें आए थीटा आ जाए, चाहे जो भी चीज़ें आती हैं उनके हिसाब से लिखा जाता है। तो इसकी बीमा हो जाएगी एल टी ए। अगर किसी को दिक्कत होगा कूलाम की बीमा में तो Q इजिकल टू कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे Q इजिकल टू, या I इजिकल टू पढ़े होंगे Q अपन टी, यहाँ से पढ़े होंगे Q इजिकल टू आई टी। आई का मतलब वायुधारा, और वायुधारा की बीमा है ए, और समय की बीमा होती है टी। तो ए टी हो जाएगी किसकी बीमा है, कूलाम की, और ये लंबाई की। तो ये दो चीज़ें अगर आप समझ गए तो समझिए कि आपकी काम हो गई है। एक चीज़ और बचा है कि अक्षय स्थिति का होती है, एक चीज़ और बच रहा है कि अक्षय स्थिति का हो गया। हमारी क्वेश्चन क्या, फिर से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन का होता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में स्थित किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तीव्रता का मतलब ई की कहानी, और पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे कि ई इजिकल टू क्या होता है, एफ बटा क्यू नॉट। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं हम लोग, वायु क्षेत्र की तीव्रता, और इसका मात्रक था न्यूटन प्रति कूलाम। और इसकी दिशा भी बताया गया था आपको, किसके द्वारा, इसकी दिशा बताया गया था वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा। तो आशा है कि इन तीनों चार चीज़ों के बारे में आप समझ गए होंगे। थोड़ी सी हम बात करते हैं अक्षय स्थिति की, तो इसको नोट कर सकते हैं। ये चीज़ें समझ गए हैं तो फिर कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। आते हैं हम लोग थोड़ा आगे। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 100% पूछेगा, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। बात करते हैं अक्षय स्थिति क्या होती है। अक्षय स्थिति का मतलब होता है कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव के, कोई वैद्युत द्विध्रुव होता है, इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश का मतलब इसके अक्ष के अनुदिश जब कोनो दूरी चलते हैं, या इसके अक्ष के अनुदिश जो स्थिति होती है किसी बिंदु की, उस स्थिति को ही अक्षय स्थिति बोलते हैं। और जब कोनो इसके लंबवत होती है कोनो दूरी, तो उस स्थिति को हम लोग निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। उस स्थिति को हम लोग निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव के क्षैतिज में हम चलेंगे दूरी, क्षैतिज का मतलब समझ रहे हैं, समांतर वाला। और अब वो आप पढ़े होंगे दो चीज़, एगो एक्स अक्ष है, एगो वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष का मतलब अक्षय स्थिति, और वाई अक्ष का मतलब निरक्षीय स्थिति। तो थोड़ा आइएगा समझिएगा आगे की कहानी क्या होती है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षय स्थिति में की तीव्रता। आशा है कि तीन चार चीज़ें आप समझ गए हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। और ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, P इजिकल टू Q इंटू 2L, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। इसका हम काम करेंगे। इसका जब हम सूत्र स्थापित करेंगे तो सूत्र हमारा आएगा E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2p अपान में R का Q न्यूटन पर कूलाम। अगर इतना आ गया तो समझिएगा, अगर इतना आ गया तो समझिएगा कि हम जो किए हैं पूरा कैलकुलेशन, पूरी कहानी इसकी जो चला है वो सही है, और नहीं तो फिर ये गलत है। तो कहानी हम करते हैं शुरुआत, और आते हैं बनाते हैं इसका एक मस्त सा फिगर, और फिर कहानी को हम करेंगे शुरुआत। और चीज़ें फिगर में अगर आप समझे तो फिर सारी चीज़ें आपको 100% नहीं 110% क्लियर हो जाएंगी। चलिए आते हैं हम, पहले बनाते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव। तो एक प्लस क्यू का आवेश ले लिए, दूसरा माइनस क्यू का आवेश ले लिए। ठीक, आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है, 2L। तो इसका मान लीजिए कि मध्य बिंदु O है, इसका मान लीजिए कि मध्य बिंदु का है, इसका मध्य बिंदु O है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका मध्य बिंदु O है, और बीच की दूरी 2L, बीच की दूरी 2L होती है। तो ये हमारा L हो गया, और ये भी हमारा L हो गया। L जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2L। अब इस वैद्युत द्विध्रुव से R दूरी पर, कितने दूरी पे, R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। कहाँ स्थित है, अक्षय स्थिति में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इससे R दूरी पर अक्षय स्थिति में यहाँ पे कोई बिंदु P स्थित है, और इस बिंदु P पर ही हमको क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि हमारे पास कितनी होगी। तो इस बिंदु P पे हमको निकालना है, इस अक्षय स्थिति में स्थित बिंदु P पे हमको निकालना है क्या चीज़, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। और कितने दूरी पर स्थित है, मध्य बिंदु से R दूरी पर ये स्थित है। ठीक, अब समझिएगा, आपको हम पिछले दिन जब पढ़ा रहे थे, पिछले वाले वीडियो में, तो आपको हम पढ़ाए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसमें हम पढ़ाए थे कि एकल बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या आता है। तो आपको याद होगा E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर आया था Q अपान में R का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे तो अगर हमको जब किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, तो उस स्थिति में हमको दो चीज़ चाहिए, एक आवेश चाहिए और दूसरी उसकी दूरी चाहिए।
क्योंकि जो इसका जो मान है ये कांस्टेंट पद है, यह एक नियतांक है जिसका मान फिक्स होता है 9 × 10⁹, ठीक। ये कांस्टेंट पद था जिसको कूलाम ने यूज किया था और इसका मान क्या होता है, फिक्स होता है। अब थोड़ा आगे समझिएगा फटाफट। तो क्यू चाहिए, तो क्यू तो हमारे पास है लेकिन दूरी नहीं है, तो अब हम निकालेंगे दोनों आवेशों के कारण बिंदु P की दूरी। दोनों आवेशों के कारण बिंदु P की दूरी ये क्या होगी, थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालना है, तो मध्य बिंदु O से यहाँ तक की दूरी R है और ये दूरी L है। तो बताइएगा प्लस Q से बिंदु P की दूरी कितनी होगी। तो आप बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक L है और यहाँ से यहाँ तक R है, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस की L। तो यहाँ इसकी दूरी टोटल हो जाएगी R प्लस की L। आगे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। यहाँ आगे बोल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, R, और ये दूरी कितनी है, L। तो आपसे कोई पूछे कि ये दूरी कितनी होगी, अरे बाबू हम ये बोले कि 2 गो और 3 गो जोड़ दिए तो ये 5 गो हो गया। तो ध्यान समझिएगा, 2 गो और 3 गो जोड़ दिए तो कई गो हो गया, 5 गो। तो हम बोल रहे हैं कि 5 गो है, अब 5 गो में से 2 घटा दे रहे हैं तो कई गो बचेगा मेरा लाल। अरे तने बोल दे बउआ, यहाँ पर 2 गो 3 गो जोड़े तो 5 गो हो गया, अब 5 में से 2 घटाएंगे तो कई गो बचेगा। तो वैसे तो बोल रहा है कि टोटल दूरी है यहाँ से यहाँ तक, टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी, यहाँ टोटल दूरी कितनी, R। तो R में से L घटाइए तो दूरी नहीं निकलेगा, अरे तो निकालिए ना, क्या दिक्कत है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे -Q आवेश के कारण जो दूरी होगी ये कितनी निकल के आएगी, ये निकल के कितनी आएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी निकल के आएगी ये निकल के आएगी R - की L। फटाफट लिख लीजिएगा, ये फिगर बना लीजिए और फिगर समझ लीजिए तो आपका डेरिवेशन खत्म। लोग बोलते हैं ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है, तो बड़ा डेरिवेशन नहीं है, अगर फिगर आप समझे तो आपका काम खत्म। फिर से समझिएगा, हम पहले बना है एक +Q और -Q के 2 आवेश लिए, दोनों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे तो एक बाधु द्विध्रुव बना। इस बाधु द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है जिससे R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत की तीव्रता, ठीक। अब हम क्या किए हैं, +Q आवेश कारण हम दूरी निकालना है और -Q आवेश कारण दूरी निकालना है। दूरी क्या है निकालना है, तो इसका रीजन हम बताएं अभी कि E = क्या होता है, 1/4πε0 Q/R का स्क्वायर। अगर हमको वैद्युत की तीव्रता निकालनी होती है तो हमको 2 चीज़ चाहिए, एक आवेश और एक दूरी। तो आवेश तो हमको पता है लेकिन दूरी नहीं पता है, तो दूरी नहीं पता है तो दूरी हम निकालेंगे। तो दूरी हम निकाले कैसे, +Q आवेश कारण दूरी निकाले तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जोड़ दिए तो ये आ गया R + L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटाए तो ये आ गया हमारा R - का L। अब इसके बाद आती है आपकी राम कथा लिखने की कहानी। मेरे भाषा में राम कथा, आपके भाषा में इस चित्र के बारे में लिखने की कहानी। तो चित्र के बारे में क्या लिखेंगे थोड़ा सुन लीजिएगा और लिखिएगा इसको खुद से, लिखेंगे बउआ बहुत प्यार से। माना +Q और -Q के 2 आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है जो एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं जिसका मध्य बिंदु O है, या इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है जिस पे हमें वैद्युत की तीव्रता ज्ञात करनी है। और आगे की चीज़ें जितनी दिख रही हैं उनको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और नहीं लिखने का मन हुआ तो लिख दीजिएगा अतः चित्रानुसार, मतलब आगे के जितना हम कार्यक्रम करेंगे चित्र के अनुसार ही करेंगे। तो जब भी आप डेरिवेशन करिएगा और हमसे पढ़िएगा तो आप एक चीज़ जरूर लिखिएगा अपने डेरिवेशन में, कहें कि आपको फिजिक्स में पढ़ना है ऐसे 70 गो डेरिवेशन, 1-2 गो नहीं पढ़ना है मेरा बबुआ, 70 गो डेरिवेशन पढ़ना है टोटल दोनों किताब को मिला के। तो 70 डेरिवेशन पढ़ना है तो आप एक चीज़ लिखेंगे अतः चित्रानुसार, चित्र के अनुसार। ये जो आगे कार्यक्रम हम करने वाले सब चित्र के अनुसार ही करेंगे। चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही है, किसी कोई दिक्कत हो तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ तक लिखने के बाद अब आगे हम निकालेंगे एक एक के कारण वैद्युत की तीव्रता। तो यहाँ लिख लेंगे हम लास्ट में अतः चित्रानुसार, मतलब जो भी कार्यक्रम करेंगे सब चित्र के अनुसार ही करेंगे, चित्रानुसार, ठीक। अब आगे थोड़ा हम बात करते हैं, अब एक एक कारण निकालेंगे हम लोग वैद्युत की तीव्रता। यहाँ निकालते हैं हम फटाफट, +Q आवेश के कारण वैद्युत की तीव्रता, +Q आवेश के कारण वैद्युत की तीव्रता। मान लेंगे कि +Q आवेश के कारण वैद्युत की तीव्रता हमारी E1 है और -Q आवेश के कारण जो वैद्युत की तीव्रता है वो हमारी E2 है, ठीक। एक हमारा E1 है और एक हमारी E2 है। एक E1 था और एक E2। +Q आवेश कारण वैद्युत की क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत की तीव्रता ये हो जाएगा आपका E1 =
तो प्लस क्यू और इसके कारण दूरी देख लीजिए क्या है आपके पास, तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस क्यू, यहाँ का हो जाएगा आपका प्लस क्यू, तो प्लस क्यू लिखा नहीं जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस क्यू आवेश और बटे में दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आप बोलेंगे r+l, तो ये हो जाएगा r+l का होल स्क्वायर, क्या है कि भविष्य की तीव्रता के में हमारा होता है E = 1/4 और क्यू बटे में r का स्क्वायर मतलब दूरी का स्क्वायर, यहाँ दूरी का है r+l, तो यहाँ कर देंगे हम r+l का होल स्क्वायर। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे निकालेंगे हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण भविष्य की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण वायु क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, तो इसको बढ़िया सीखिएगा, नहीं तो फिर आप सोचते रहेंगे। वायु ध्रुव कारण माइनस क्यू आवेश कारण वायु क्षेत्र की तीव्रता क्या माने हम लोग U2, इसको मानेंगे ET, एक हमारा U1 है और एक U2 है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा E2, ई का निकल जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 और माइनस, देखिए आपको पढ़ा होगा या आप लोग पढ़े होंगे कि जो भी जितनी भी सदिश राशि होती हैं, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उनका हम जब दिशा दिखाते हैं, मतलब उनमें जो प्लस और माइनस का सीन आता है, उनका डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए आता है। और जितनी अदिश राशियाँ होती हैं, जितने स्केलर क्वांटिटी होती हैं, उसमें हमारे पास डायरेक्शन नहीं होता है, उनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, उनके पास केवल परिणाम होता है। तो हमारे पास वेक्टर जो क्वांटिटी होती है, इनमें हम प्लस और माइनस का साइन नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फिर Q अपन, ठीक, माइनस का निकालना, तो दूरी कितनी है r - की l, तो यहाँ हो जाएगा r - का l का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम देख रहे हैं कि हमारे पास निकल गए हैं भविष्य की तीव्रता अलग अलग, एक प्लस क्यू आवेश कारण और एक माइनस क्यू आवेश कारण। तो हमको इन दोनों के एक साथ मिल के वायु ध्रुव कारण निकालना बिंदु P पे भविष्य की तीव्रता। तो अब हम निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी भविष्य की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी भविष्य की तीव्रता। इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं, चीज़ें आपको दिख रही होंगी या समझ में भी आ रही होंगी, थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे हमारा काम हो जाए। तो यहाँ हम आते हैं, अब निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी वायु क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वायु क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। चूँकि यह सदिश राशि है, तो इसका परिणाम निकालने का तरीका आप डायरेक्ट भी सीखे होंगे कि आपस में दोनों को जोड़ दीजिए या आपस में दोनों को घटा दीजिए तो निकल जाएगा। या एक और तरीका होता है निकालने का, r = रूट के अंदर a² + b² + 2ab cos थीटा। या एक और तरीका होता है 1/2 a + b इन ब्रैकेट, फिर यहाँ पे होता है cos थीटा। तो 3-4 फॉर्मूले निकालने के, लेकिन सबसे आसान तरीका आपको बताया जाएगा इसको करने के। 3-4 तरीके नहीं, एक और तरीका होता है दोनों का अलग अलग मान के निकालने का, ग्राफिक मेथड भी होता है। तो 3-4 तरीके हमारे पास हैं इसको प्रूव करने के लिए, लेकिन जो सबसे आसान है वही तरीका आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से कर पाएँ। तो इस सीरीज़ को शुरू से लास्ट तक देखिए, आपका बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन का और न्यूमेरिकल का और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके पास थ्योरी के भी हों, वो सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो बिंदु P पर निकालेंगे परिणामी वायु क्षेत्र की तीव्रता, तो ई निकल जाएगा हमारा, मान लीजिए कि परिणामी का है E, तो E = ठीक। अब हमको पता है कि एक बड़ा है और एक छोटा है, तो बड़ा और छोटा में हम देखेंगे, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो परिणामी निकल जाएगा। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो अभी आपको हम पढ़ा है कि जो वायु क्षेत्र की तीव्रता होती है E = होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 और Q बटा में r का स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, तो इसको हटा दीजिए, ये कांस्टेंट है तो इसको हटा दीजिए। हमारे पास देखेंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा जो E होता है, जो E होता है 1/r के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर दूरी बढ़ाएंगे तो वायु क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम, इसको कम करेंगे तो क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ध्यान समझिएगा, दो चीज़ हमारे पास है, E = 1 में हमारे पास 1/r + l का स्क्वायर है और 1 में हमारे पास एक E1 था और एक E2 था। 1 में हमारे पास 1/r - l है, थोड़ा समझिएगा, का होल स्क्वायर, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। यहाँ r + जो l है, यहाँ जो r + l है, तो ये कोई दूरी है, उसमें कोई दूरी जोड़ के उसका स्क्वायर कर रहे हैं। अरे वो हम बोले कि कौन दो है, दो में 4 जोड़ के उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 36। और 36 होगा तो ये हो गया इतना नहीं, ज़्यादा, तो ज़्यादा होगा तो ये कम। अब फिर समझिएगा, मान लीजिए वो ये आपका 4 है, 4 में 2 घटा के इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो वह 4 था पहले में कुछ घटा दिए और फिर उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कम, ये क्या हो जाएगा कम।
तो हम देख रहे हैं ई कम, तो ई का मतलब ई हो क्या हो गया ज़्यादा, आई अगर हो गया ज़्यादा तो ई का मतलब क्या हो गया कम। तो E2 जोन होगी E1 से क्या होगी बड़ी, E2 जोन होगी E1 से क्या होगी बड़ी। फिर तो समझ लीजिएगा ये अगर ई वाला दूरी कम होगा, दूरी कम तो क्या मतलब भविष्य की तीव्रता ज़्यादा, अगर दूरी ज़्यादा है तो भविष्य की तीव्रता कम। अरे यहाँ समझ लीजिए फिगर में कहाँ से इतना दिमाग लगा रहे हैं। यहाँ देखिए फिगर में यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है कम, तो इसका मतलब कि इसके कारण भविष्य की तीव्रता क्या होगी ज़्यादा। अरे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है ज़्यादा, तो इसका मतलब भविष्य की तीव्रता क्या होगी ज़्यादा। आइए आगे देखते हैं फटाफट। तो परिणामी निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे E2 माइनस E1, यहीं से हुआ मैथ की कहानी शुरू होती है। तो अगर मैथ वाला जो होंगे घबराएंगे नहीं, आराम से सीखेंगे। E2 माइनस E1, तो E2 में से E1 घटाएंगे तो समीकरण जो हमारा 2 है उसमें से एक को घटा देने पर, घटाते हैं फटाफट देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में देखिए तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, तो इसको कॉमन कर लीजिएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन क्या बचेगा Q/R+L का स्क्वायर, यहाँ भी बचेगा Q-R+L का स्क्वायर। तो लिखिए इसको, किसको घटाना है E2 में से E1 को घटाना है, बड़ा में से छोटा घटाना, तो E पहले लिखाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, Q भी कॉमन कर सकते हैं, दोनों में Q है तो Q भी कॉमन कर लीजिए। तो E बचेगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q कॉमन हो गया तो बच गया यहाँ पे क्या चीज़ बच गया देखिएगा थोड़ा ध्यान से। E इज इक्वल टू बच गया आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, अब यहाँ बच रहा हमारा पास 1/R-L का होल स्क्वायर, ठीक, और माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर, यही दो चीज़ बच रहा है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ से इसमें घटाना है तो दोनों में जो कॉमन थी उसको हम हटा दिए पहले, ठीक, और इसमें हमारे पास बचा 1/R-L का स्क्वायर और यहाँ बचा 1/R+L का स्क्वायर। इसी को अब बस हल कर देना है। तो इसको हल करने के लिए हम नया पेज ले रहे हैं जिससे आपको दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक, नया पेज लेते हैं एक बढ़िया सा और उस पर इसको हल करते हैं। तो हमारा क्या था, हमारा था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/, में ध्यान दीजिएगा Q/, में R-L का स्क्वायर, सॉरी एक ही बार लिखते हैं, दोनों को अलग अलग कहाँ लिखेंगे। E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इन ब्रैकेट 1/R-L का स्क्वायर माइनस 1/R+L का स्क्वायर। ठीक, यही था, थोड़ा चेक कर लीजिएगा एक बार, यही था, देख लीजिए यहाँ पे E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/R-L का स्क्वायर और माइनस 1/R+L का स्क्वायर। आते हैं आगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 1/R-L का होल स्क्वायर और प्लस का स्क्वायर। अब इसको हल करना है। अब इसको हल करने के लिए सिंपल आप सबको पता है कि बीजगणित का रूल लगाएंगे और इसको हल कर लेंगे। थोड़ा बहुत अगर अंकगणित पढ़े होंगे या जनरल मैथ पढ़े होंगे तो यहाँ से आप हल कर सकते हैं। इसको हल करने के लिए हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम A² - B² का फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहले लॉसा लेते हैं, इसका लॉसा समझते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा R-L का स्क्वायर R+L का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इसमें इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, बचेगा ये, तो ये लिख लीजिए R+L का स्क्वायर, और इसमें इससे जब डिवाइड करेंगे तो ई वाला कैंसिल, तो ई वाला बचेगा, तो इसको लिख लीजिए R-L का स्क्वायर। ठीक, R-L का स्क्वायर। और यहीं से हम बोल देते हैं, यहाँ से आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो A² - B² के फॉर्मूले से। A² - B² का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एक ब्रैकेट में A+B और एक ब्रैकेट में A-B, या दोनों को अलग अलग भी आप करके कर सकते हैं। कैसे, तो A-B के होल स्क्वायर और A+B के होल स्क्वायर से। तो A-B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसके 3-4 फॉर्मूले आप पढ़े होंगे, लेकिन हमको जो यूज़ करना वही बताया जा रहा है आपको। A² + B² माइनस 2AB, और इसका होता है A² + B² + 2AB। ठीक, तो इनमें से आप डायरेक्ट कर लीजिए A² - B² पे, या आपका मन हो तो इस पे कर लीजिए A-B के होल स्क्वायर पे और A+B के होल स्क्वायर पे। ठीक, आते हैं थोड़ा सा आगे, हम नीचे वाले पे ही कर लेते हैं, इससे डायरेक्टली चीज़ें आपकी कट जाएंगी। वैसे आपको जैसे मन करे वैसे आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। दोनों तरीके हम आपको बता दिए। Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ हमारा हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ रखेंगे A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो A² मतलब R², B² मतलब L² + 2RL माइनस। ठीक, यहाँ हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट माइनस है तो माइनस ब्रैकेट लगा लीजिएगा, R² + L² माइनस 2RL। ठीक, होल स्क्वायर खत्म, नीचे जो है वो नीचे लिख के छोड़ दीजिए, R - L का स्क्वायर R + L का स्क्वायर।
आ जब हुआ थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग, माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस वाला चिन्ह जो होगा प्लस होगा, प्लस वाला जो होगा माइनस होगा। क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL और डिवाइड बाई जो है वो ऐसे रहेगा आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, आगे देखिएगा फटाफट, यहाँ हमारा देखिए प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का कैंसिल, 2RL और 2RL कितना होगा 4RL। तो यहाँ हो जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2RL और 2RL कितना हो जाएगा 4RL और बटा में हो जाएगा जो है वो है आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, अब थोड़ा आगे समझिएगा। अभी बाबू हम जब आपको समझा रहे थे तो एक चीज़ बताए थे, क्या बताए थे, वायु ध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू क्या बताए थे, P इज इक्वल टू Q इंटू 12 बताया था भी, P इज इक्वल टू Q इंटू 12। तो हमको बताया था एक और चीज़ कि इतना बड़ा जो कहानी आपको सुना रहे हैं, अगर इसका लास्ट में हमारे पास सूत्र आएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2P बटे में R का क्यूब, तब तो सही है ना। तो इतनी कहानी के 20 मिनट 25 मिनट चिल्लाने का, 20 मिनट 25 मिनट लिखने का कोनो मतलब नहीं रहेगा, और पेपर में भी करेंगे तो 2-4 पेज भरने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो इतना लास्ट में आना चाहिए, यही हमको जाके सिद्ध करना। चलिए देखते हैं आता कि नहीं आता। अइबे करेगा बुआ, एकदम आएगा। इसका रीज़न ये भी हम बोल सकते हैं कि पिछले 4 साल से हम लगातार आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं स्टेट बोर्ड वालों को, तो इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। 0 से लेकर आपको हीरो तक पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज़ आपको सिखाया जाएगा और बढ़िया लेवल का सिखाया जाएगा। तरीके बेहतरीन तरीके दिए जाएंगे आपको, शॉर्ट ट्रिक से लेके शॉर्ट वे से लेके लॉन्ग वे जितने भी होंगे सब तरीके आपको बताए जाएंगे। बस ज़रूरत है आपको जितनी सीरीज चलाई जा रही है यहाँ से सबको रेगुलर वे में फॉलो कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए नोटिफिकेशन ऑन करके। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4RL और यहाँ पे लिखा 4RL, तो 4RL को हम चाहें तो 2RL और 2L लिख दे तो कोई दिक्कत। और वो हम बोले कि 4RL को अगर हम 2R इंटू 2L लिख दे तो किसी को दिक्कत, अरे किसी को दिक्कत है तो बोलो हुआ, गुणा कराओगे तो फिर ये आएगा कि नहीं आएगा, अरे 2 गुणे 4 करो तो 8 आएगा कि नहीं आएगा। तो वही बात तो यहाँ पे है, तो इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, तुम कहाँ गिर रहे हो बुआ, तो ई होगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसको हम लिख लिया 2L से, तो Q उधर चला गया तो Q इंटू 2L और यहाँ हो जाएगा फिर R था तो उसको लिख दिया 2R और बटा में जो था वो रहेगा R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर। आ जाओ हुआ, थोड़ा देखते हैं हम थोड़ा सी कहानी। अभी हम पता है कि आपको P इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L का जब हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए फटाफट। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके जब हम लिख दिए P इंटू 2R और बटा में R माइनस एल का स्क्वायर R प्लस एल का स्क्वायर। ठीक हुआ, आ जाए थोड़ा फिर से समझते हैं। अब आपको हम पढ़ा है शुरुआत में कि जो वैद्युत ध्रुव होती है उनके बीच की दूरी जो होती है अल्प दूरी होती है या कम से कम दूरी होती है। अल्प दूरी का मतलब कम से कम दूरी या न्यूनतम दूरी होती है। जब न्यूनतम दूरी होती है तो हमारा मन करेगा, देखिए ध्यान समझिएगा, R जो है रियल की दूरी है और L न्यूनतम दूरी है। तो हमारे पास जब रियल का आदमी है वो है तो हम कहें कि कम से कम दूरी ले जाए। हम बोले कि आपको हम 10 करोड़ रुपया दे रहे हैं और हम बोले कि आपको 100 रुपया दे रहे हैं, कौन रुपया लेना पसंद करेंगे, ज़्यादा वाला कि कम वाला? पैसा के मामले में हुआ तो वही तीव्रता की कहानी चल रही है। तो ये न्यूनतम दूरी को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, या यहाँ तक भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। लेकिन आपको किस रूप में फॉर्मूला ले आना है, आर के फॉर्म में। आपको पता है कि जो आपका दूरी होता है एल जो होता है न्यूनतम दूरी होता है, नगण्य मान लेंगे इसको। तो यहाँ हम देखिए, यहाँ हम करेंगे जो आपका एल स्क्वायर दिख रहा है, एल स्क्वायर जो है आर स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा है, एल स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा है, एल जो है बहुत कम दूरी है आर की तुलना में, तो एल को हम नगण्य मान लेंगे। तो एल स्क्वायर का हुआ बहुत छोटा है किसकी तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में। अतः एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर नगण्य मान लेंगे तो एल गायब तो क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P इंटू 2R बटा में, यहाँ देखिए एल गायब हो गया, तो एल गायब हो गया तो आर स्क्वायर बचा, यहाँ भी आर स्क्वायर बचा, तो आर में आर से गुणा करेंगे तो आर खाता कितना हो जाएगा 4। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P इंटू 2R और बटे में आर के खाते
4, तो एगो आर के खाते 4 से एगो आर कट जाएगा, तो क्या बचेगा हुआ नीचवा आर का क्यों बचेगा, तो लिख लीजिए। तो आ जाएगा ई इज इक्वल टू 1/4πε0 और 2p और बटे में आर का क्यू। बोलो बउआ हम बोल रहे हैं शुरू से 10 मिनट पहले से या शुरुआत में बोले कि नहीं कि ई इज इक्वल टू 1/4πε0 और 2p बटा में आर का क्यूब अगर आया तो समझिएगा आपका फार्मूला क्या हुआ सही है। और सही है तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा कितना नंबर, 5 नंबर गड़गड़ा के। तो अगर गड़गड़ा कर चाहिए 5 नंबर तो इसका प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से। और क्या आ रहा चाहिए लास्ट में प्रैक्टिस के बाद ई इज इक्वल टू 1/4πε0 और 2p बटे में आर का क्यूब। किसी प्रकार के किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बोल सकते हैं, या किसी प्रकार किसी को दिक्कत आया हो वीडियो में तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। और फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए सिंपल हमारा जो हेडिंग था, ये हेडिंग था आज हमारा वैद्युत द्विध्रुव कारण अक्षय स्थिति में वैद्युत की तीव्रता। इसमें हमको निकालना है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो एक निकाय बनाते हैं। इस निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव का गुण क्या था, तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक बिंदु या बिंदु आवेश बोल सकते हैं, बिंदु आवेश और उनके बीच की जो दूरी होती है उनके गुणनफल का बोलते हैं हम लोग, उनके गुणनफल को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम लिखे थे P इज इक्वल टू क्या था Q/12, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी। इस फिगर को आपको अगर समझ लिया तो आपको सीरीज समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक। और ये वाला आपका दूसरा पेज है, लास्ट में आपको ले आना ई इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक, 2p बटे में आर का क्यूब। और एक बाद आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है निरक्षीय स्थिति में भविष्य की तीव्रता। वो लोग या स्टूडेंट बहुत सारा बोलते हैं कि बहुत बड़ा डेरिवेशन है, तो बड़ा डेरिवेशन नहीं है। जैसे ये चीज़ें आपको समझ में है, जैसे ये डेरिवेशन आपको समझ में आया, वैसे ही उसको भी हम सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे। उसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक। जय हिंद, जय भारत।